इतिहास क्या है? भयानक है या लुभावना? समृद्ध है या दरिद्र? खैर, जैसा भी है, अमूमन इसका जिक्र थोड़ा डरावना ही होता है। ऐसा लगता है कि कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठा हो। अक्सर हमारी मंशा भी ऐसी ही होती है। भूत में हम तभी भटकते हैं जब हमारा वर्तमान या भविष्य किसी खतरे में होता है। इन संकटों की जड़ तक पहुंचने हम अपना अतीत टटोलते हैं। संभवतः इसलिए इतिहास अक्सर लाल या काला ही नजर आता है। हरियाली का दर्शन तो साहित्य में मिलता है, मगर जब साहित्य भी इतिहास की दरिद्रता से ग्रस्त होने लगता है, तब जिस खतरे का घंटा गूंजता है वह समाज की चेतना में क्रांति लाता है। ऐसी ही क्रांतियों की गाथा इतिहास हमें सुनाता है। यह न सिर्फ हमारे बचपन का भूत है, जहां तारीखों को याद करने में हमें हमारे पूर्वज याद आ जाया करते थे, जिनका जिक्र करना इतिहास भी भूल गया, बल्कि यह इंसानियत के अतीत का दर्पण भी है। साहित्य के अलावा सिर्फ एक इतिहास ही तो है जिसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं, लेकिन इतिहास केवल भूतकाल का प्रामाणिक संग्रह ही नहीं है। यहाँ संभावनाएं भी मिलती हैं और कुछ ऐसे सपने भी जो आज भी पूरे करने लायक हैं, जैसे लोकतंत्र का सपना। वैसे तो इस निबंध में दर्शन के इतिहास पर चर्चा होनी थी, पर चलिए उससे पहले हम इतिहास की अवधारणा और उसकी व्यावहारिक जरूरत को समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास की दार्शनिक जरूरतों पर जर्मन दार्शनिक हेगल ने गंभीरता से चिंतन किया है। अपनी वैचारिक यात्रा में वे एक बहुत मजेदार निष्कर्ष पर पहुंचे, जिनको उन्होंने इन शब्दों में संजोया: हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। यह कथन उस विडंबना को दर्शाता है कि कैसे इतिहास बार बार खुद को दोहराता है, क्योंकि मनुष्य अतीत से सबक लेने में अक्सर असफल ही रहता है। हालांकि हेगल की मृत्यु हिटलर के जन्म से कई दशक पहले हो गई थी, उनके विचारों की प्रासंगिकता समय की सीमाओं को पार कर गई। जिस सदी की शुरुआत में हेगल ने इतिहास की महत्वपूर्णता को रेखांकित किया, उसी सदी के अंत में हिटलर की तानाशाही ने दुनिया को दिखा दिया कि इतिहास से सबक लेना कितना अनिवार्य है। सोचिए, अगर हेगल का सामना हिटलर की क्रूरता से हुआ होता तो वे क्या कहते? तार्किक प्राणी को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा प्राणी होगा जिसे अपने भविष्य की इतनी चिंता होगी। इसलिए इतिहास की जरूरत भी सिर्फ राजनीतिक प्राणी को ही होती है, क्योंकि भविष्य का अनुमान वह इतिहास से मिले ज्ञान के आधार पर ही कर सकता है। विषय कोई भी हो, पढ़ते हम उसका इतिहास ही हैं। क्या विज्ञान की किताबें हमें इतिहास के पन्नों से उन सिद्धांतों को छांटकर नहीं देती हैं जो काल के परे हैं? न्यूटन के नियम समय और स्थान पर निर्भर नहीं करते, वे हमारे वर्तमान को भी संचालित करते हैं। पर जो नियम कानून अकबर के दरबार में या नेहरू के लोकतंत्र में लागू होते थे, वे आज हमें परेशान नहीं करते। पर अपनी परेशानियों का बोझ हम इतिहास पर डालने से कब कतराते हैं? ऐसे ही कुछ नियम, कानून, घटनाएं और चरित्र की कहानी प्रमाण सहित जब कोई साहित्य सुनाता है, तब वह इतिहास कहलाता है। नेहरू के लोकतंत्र से जुड़े प्रमाण हमारे सामने हैं, पर अकबर पुराने हैं। प्रमाणों के अभाव में अकबर इतिहास में कम और साहित्य में ज्यादा नजर आते हैं। अकबर बीरबल के किस्से कहानियां आज भी हमारे बचपन को समृद्ध करते हैं। वर्तमान से जो जितना दूर होता है, उतना काल्पनिक होता जाता है। हेगल के अनुसार विचारों का विकास 3 स्तरों पर होता है। पहला, थीसिस, जहां हम एक अवधारणा की रचना करते हैं। फिर एंटीथीसिस, जहां हम उस अवधारणा को काटने का प्रयास करते हैं। और अंत में सिंथेसिस, जहां हम दोनों छोर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। विज्ञान की विचारधारा भी डायलेक्टिक के इसी पद्धति का पालन करती आई है। सिंथेसिज्म का आंदोलन ऐसे ही किसी वैचारिक बुनियाद पर हुआ होगा। वैसे डायलेक्टिक मेथड पर चर्चा करने वाले ना पहले दार्शनिक हेगल थे, ना ही वे आखिरी होंगे। जब सुकरात ने ग्रीक दर्शन की नींव रखी थी, तब से यह वैचारिक पद्धति हम जैसे दार्शनिकों की अवधारणाओं और कल्पनाओं को आकार देती आई है। इतिहास तो हमें बस मौका देता है जानने और समझने का कि कैसे हम विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सिंथेसिस तक पहुंचे जो आज भी हमारे अस्तित्व पर अपना असर डालते हैं। हर विषय अपना इतिहास हमें इसीलिए पढ़ाता है ताकि हम उस विधा में अब तक हुए विकास के अध्ययन के आधार पर विकास की माला में एक नया मोती जोड़ पाएं। भविष्य का अनुमान प्रामाणिक रूप से जितना बेबुनियाद होगा, उतना ही खतरनाक होगा। और खतरा ही एक ऐसा मुद्दा है जो हमें भविष्य की चिंता करने पर बाध्य करता है।
आज आपके लिए चिंतन का सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि शोध की एक परियोजना भी है। इतिहास की जरूरत को समझते हुए आप अपने इतिहास, परिवार और पूर्वजों को जानने और समझने की कोशिश करें। हो सके तो प्रमाणों को भी इकट्ठा करने की कोशिश करें। लीबनिट्ज ने लिबर्टी की बड़ी मजेदार परिभाषा दी है, हम उतने ही आजाद हैं जितना हम जानते हैं। मैं ज्ञानार्थ शास्त्री आपकी टिप्पणियों का इंतजार करूंगा। दर्शन के इतिहास पर लौटने से पहले कुछ और परिभाषाओं पर वैचारिक सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे समाज क्या है, अर्थ की अवधारणा क्या है, राजनीति से लेकर साहित्य के मनोविज्ञान पर थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। तो चलिए ज्ञान को आकर्षित करने के इस सफर पर अगले अध्याय में समाज की अवधारणा पर मंथन करते हैं।